आपको पता है कि भारत में केंद्र में मंत्री परिषद होती है और राज्यों में मंत्री परिषद होती है। चूंकि हम इंडियन परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो हम यूनियन मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, संघीय मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, संघीय मंत्री परिषद में हम एक एक मंत्री की बात करेंगे। संक्षेप में बता दें यूनियन मिनिस्ट्री के बारे में। दो तीन बिंदु समझ लीजिएगा। संघीय मंत्री परिषद, जिसकी भी सरकार केंद्र में होती है, उस सरकार में प्रधानमंत्री और कुछ मंत्री होते हैं जो देश के सबसे बड़े आप कह सकते हो प्रशासनिक तंत्र के तौर पर काम करते हैं। उन्हीं प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के समुच्च को या निकाय को यूनियन मिनिस्ट्री या संघीय मंत्री परिषद कहते हैं। आपको याद रखना है कि मंत्री भारत में तीन प्रकार के हैं। एक है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर। हालांकि स्टेट मिनिस्टर की दो कैटेगरी है, एक केवल स्टेट मिनिस्टर और इनसे ऊपर कैटेगरी होती है स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यानी कि कुल मिलाकर जिनके पास अपने विभाग हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे। जो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं वो स्टेट मिनिस्टर। लेकिन स्टेट मिनिस्टर की दो कैटेगरी क्यों है? क्योंकि अगर कोई विभाग कैबिनेट का है ही नहीं, सीधे राज्य मंत्री को दे दिया गया है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? स्वतंत्र प्रभार। जबकि वो विभाग कैबिनेट में भी है और नीचे स्टेट में भी है, तो वो केवल स्टेट मिनिस्टर कहलाएगा। और तीसरा होता है उप मंत्री, यानी कि डेप्यूटी मिनिस्टर। ये और एक कैटेगरी है मंत्रियों की। जैसे स्टेट मिनिस्टर सहयोग करते हैं कैबिनेट मंत्रियों को, वैसे डेप्यूटी मिनिस्टर सहयोग करते हैं स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर को। इनके अलावा एक श्रेणी और होती है जिसको बोलते हैं संसदीय सचिव। फोर्थ कौन सा होता है? संसदीय सचिव से मतलब, यहां सचिव नाम से आप प्रशासन में चले जाना, यहां सचिव से, संसदीय सचिव से मतलब है कि ऐसा मंत्री जिसके पास कोई विभाग ना हो, बिना विभाग का मंत्री संसदीय सचिव कहलाता है। ये कभी कभी विशेष परिस्थितियों में बनाए जाते हैं, स्पेशली स्टेट्स में। तो ये इन तीनों की सहायता करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री जिनके पास खुद का विभाग है, विभाग का प्रमुख है, उसके अधीन स्टेट मिनिस्टर जिनकी दो कैटेगरी है, उनके अधीन डेप्यूटी मिनिस्टर, और जिसके पास कोई विभाग ना हो वो संसदीय सचिव। ये चार कैटेगरी है। इस मंत्री परिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। मंत्रियों में जो है प्रधान वो है प्रधानमंत्री, और हमारे प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अब होता क्या है कि प्रधानमंत्री के पास भी कुछ विभाग होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। जैसे कार्मिक विभाग, इसको बोलते हैं सामान्य प्रशासन विभाग। जैसे स्टेट में सामान्य प्रशासन विभाग बोलते हैं और केंद्र में कार्मिक विभाग। जो हमारे पीएससी होती है, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, वो इन्हीं विभागों के अंतर्गत आती है। जैसे मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग हमारा एमपीपीएससी सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन आता है, जिसके प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री, सामान्यतः वही होते हैं। और यूपीएससी किसके अंतर्गत आएगा? कार्मिक विभाग। इसके प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। इसके विभाग होता है, पेंशन विभाग होता है। ये जितने भी कार्मिक मंत्रालय, जन शिकायत मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय, ये सीधे किसके पास है? यहां मैं स्पष्ट कर दूं, जब हम राज्यों की बात करते हैं, राज्यों में मंत्रियों के पास जो विभाग होते हैं उनको विभाग बोलते हैं, विभागी बोलते हैं, जबकि केंद्र में उनको मंत्रालय बोलते हैं, है ना। तो पेंशन मंत्रालय, जन शिकायत मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय किसके अधीन है? फिर परमाणु ऊर्जा विभाग, ये भी किसके अंतर्गत है? इनको भी कौन लीड कर रहा है? तो प्रधानमंत्री। इसके अलावा प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो अन्य मंत्रियों को आमंत्रित नहीं, आवंटित ना किया गया हो, यानी ऐसे जितने भी विभाग जो किसी भी मंत्री को प्राप्त नहीं है, वो किसको प्राप्त होंगे? प्रधानमंत्री को प्राप्त होंगे। वो मंत्रालय किसके अधीन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री के। तो कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु, अंतरिक्ष और जो किसी मंत्री के पास नहीं है वो प्रधानमंत्री के पास होते हैं, है ना। तो ये हो गया एक। फिर आप देख सकते हो, आपको अमित शाह जी दिख रहे होंगे, आपको राजनाथ सिंह जी दिख रहे होंगे, आपको गडकरी जी दिख रहे होंगे और निर्मला सीतारमण जी दिख रही होंगी। ये
कैबिनेट मंत्री हैं। हम सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों की बात करेंगे क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आते हैं और फिर वो 78 पूरा पढ़ना उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो अगर आप कैबिनेट मंत्री भी पढ़ लेते हो तो आप आंसर बना लोगे, है ना। यहां मैं आपको बता दूं एक शब्द जो प्री में आ सकता है, एक होता है फेवरेट फोर। प्रधानमंत्री से के सबसे खास 4 मंत्री होते हैं जिनको फेवरेट फोर कहा जाता है। उसमें कौन कौन से आते हैं ध्यान रखिएगा। 2 तो आपको दिखी, 3 तो आपको दिख ही रहे हैं। एक गृह मंत्री, कौन सा, गृह मंत्रालय। दूसरा रक्षा मंत्रालय, सॉरी रक्षा मंत्री। गृह मंत्री 1, रक्षा मंत्री 2, वित्त मंत्री 3 और विदेश मंत्री। तो रक्षा, गृह, वित्त और विदेश, ये जो 4 मंत्री होते हैं ये प्रधानमंत्री के फेवरेट फोर कहलाते हैं। सबसे बड़े विभाग यही माने जाते हैं, है ना। तो एक एक करके हम सारी बात करने ही वाले कि कौन गृह मंत्री है, कौन रक्षा मंत्री है। अमित शाह जी जो कि भारत के गृह मंत्री भी हैं और हाल ही में एक नए मंत्रालय का गठन हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पीएससी पूछ ले कि हाल ही में किस एक नवीन पोर्टफोलियो का या मंत्रालय का गठन हुआ है, तो वो है सहकारिता मंत्रालय और इसके प्रमुख भी कौन है, अमित शाह जी। तो उनके पास 2 पोर्टफोलियो है, 2 मंत्रालय हैं। फिर बात करें हम राजनाथ सिंह जी की, तो इनके पास अभी रक्षा मंत्रालय है, ये रक्षा मंत्री हैं। और याद रखिएगा मोदी सरकार, मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं और 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे। पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो गृह मंत्री उस समय राजनाथ सिंह जी थे। अमित शाह जी उस समय सरकार में नहीं थे, वो संगठन में थे, है ना। वो एक सांसद थे और पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन अब वो सरकार में है, गृह मंत्री हैं। पहले गृह मंत्री ये थे। फिर निर्मला सीतारमण जी, ये उन 2 लेडीज में शामिल है, 2 महिलाओं में शामिल है जो कैबिनेट में केवल 2 महिला मंत्री, याद रखना। उनमें से एक है ये जिनके पास 2 मंत्रालय हैं, एक तो वित्त मंत्रालय, दूसरा कॉर्पोरेट मंत्रालय, है ना। तो कॉर्पोरेट मामले हो या वित्त मामले हो ये निर्मला सीतारमण जी देखती हैं। तो ये 3 मंत्री हो गए हमारे पास, एक लेडी भी मिल गई आपको। फिर श्रीमान नितिन गडकरी जी, इनके पास ये फेवरेट फोर में नहीं है, लेकिन इनके पास पोर्टफोलियो बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने अपने विभाग में बहुत काम भी किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ये एक ही मंत्रालय है, इसमें सड़क, परिवहन और राजमार्ग तीनों आ जाते हैं। इसका प्रभार किसके पास है, नितिन गडकरी जी के पास में। तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हुए नितिन गडकरी जी, है ना। और अगर हम आगे बढ़े तो देखिए अगला जो आप देख रहे हैं, इसमें पहले मैं इनकी बात कर लूं। ये हमारे फेवरेट फोर वाले हैं। विदेश मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, श्री एस जयशंकर जी जो है, जो आजकल खूब चर्चा में रहते हैं और एक बहुत काबिल मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं। इनके पास विदेश मंत्रालय का प्रभार है। तो फेवरेट फोर में कौन हो गए, नाम पूछ ले, मंत्रालय ना पूछे तो, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी, राजनाथ सिंह जी और जयशंकर जी। ये 4 फेवरेट फोर हो गए, है ना। फिर अगर हम बात करें किसकी, तो ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी। याद रखिए ये मध्य प्रदेश से हैं। जो मध्य प्रदेश से, मैं उनको बताते जाऊंगा आपको। ये मध्य प्रदेश से के हैं और मध्य प्रदेश के कोटे से मंत्री बने हैं। इनके पास है कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, है ना। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, आप जानते भी हो कृषि कहने को कृषि राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र में ऐसे मंत्रालय की क्या जरूरत है। लेकिन आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसानों के लिए कई सारी योजनाएं बनाती है। समवर्ती सूची में भी कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए केंद्र में भी कृषि मंत्रालय रखा गया है। और उस कृषि मंत्रालय के प्रमुख कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये मध्य प्रदेश से, है ना। फिर हम बात करें अगले मंत्री की, तो श्री पीयूष गोयल जी हैं। इनके पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। पहले ये रेल मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल इनके पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक खाद्य होगा ये, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। ये 3 पोर्टफोलियो इनके पास हैं। एक वाणिज्य और उद्योग, दूसरा उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और एक कपड़ा मंत्रालय। याद रखिएगा ये मंत्रालय होता था किसके पास,
रामविलास पासवान जी के पास, जो केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे। उनकी डेथ होने के बाद वो पोर्टफोलियो किसको शिफ्ट कर दिया गया? पीयूष गोयल जी को। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगले मंत्री दिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। याद रखिए उड़ीसा के हैं। क्यों बता रहा हूं इतना मैं? वैसे तो उड़ीसा के हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, तो ये भी मध्य प्रदेश कोटे से मंत्री बने। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ये दोनों धर्मेंद्र प्रधान जी के पास हैं। इनके इसमें दो फैक्ट आपको याद रखना है। शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम होता था HRD मिनिस्ट्री। HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, जिसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और क्वेश्चन पूछे ऐसा क्यों तो बता देना, जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके जो कई सारे प्रावधान है आपने पढ़ भी लिए होंगे। उसका एक प्रावधान ये भी है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया? धर्मेंद्र प्रधान साहब को। इनसे पहले जो पोर्टफोलियो था उसके प्रमुख थे प्रकाश जावड़ेकर जी। हालांकि अभी उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन पहले उनके पास ये मंत्रालय था। अब नाम भी चेंज हो गया है और मंत्री भी चेंज हो गए, है ना। इसके अलावा आगे बढ़े हम लोग तो देखिए, श्रीमती स्मृति ईरानी, याद रखना ये सेकंड लेडी हो गई। तो हमारे कैबिनेट में दो ही लेडी हैं, पहले तीन होती थी। एक हरसिमरत कौर जी थी। हरसिमरत कौर जो थी वो कह सकते हैं उनके पास था फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। लेकिन किसान कानूनों पर उनकी सरकार से नहीं बनी। उनकी पार्टी का नाम था अकाली दल, जो बीजेपी का सहयोगी दल था, एनडीए का एक दल था, और वो एनडीए से भी अलग हो गए और सरकार से भी अलग हो गए। तो फिलहाल हमारे पास दो मंत्री हैं, जो दो महिला मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। इनमें से एक कौन हो गई? निर्मला सीतारमन, दूसरी स्मृति ईरानी जी। महिला बाल विकास मंत्रालय है इनके पास, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये भी कहां से हो जाएंगे? मध्य प्रदेश से। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी मिल गए हमको। धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा मध्य प्रदेश से पहुंचे तो वो मिल गए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये भी राज्यसभा के मेंबर हैं। इनके पास दो मंत्रालय हैं, एक नागरिक विमानन मंत्रालय, इसको बोलते हैं एविएशन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय बोलते हैं, है ना। और दूसरा इस्पात मंत्रालय इनके पास है। फिर हम बात करें श्री अर्जुन मुंडा जी की, तो ये जनजातीय कार्य मंत्री हैं। जनजातियों के कार्यों को देखरेख के लिए जो मंत्रालय बनाया गया है, श्री अर्जुन मुंडा जी उसके कौन हो जाएंगे? प्रमुख हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे। फिर गिरिराज सिंह जी, ये बिहार से आते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज, ये पोर्टफोलियो उनके पास है। क्योंकि हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पंचायती राज 73वें और 74वें संविधान संशोधन पे बहुत बल दिया गया है, इसलिए याद रखिएगा इनका पोर्टफोलियो भी याद रखिएगा कि पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह जी हैं। और इन्हीं के पास एक मंत्रालय और कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, है ना। अगर हम आगे बढ़े तो श्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इनके पास? संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मतलब माइनिंग होते हैं, खनन भी बोलते हैं इसको, खदान बोल सकते हैं। तो कोयला मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और खान मंत्रालय, ये तीनों इन्हीं के पास हैं। फिर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके बारे में दो बात याद रखना, एक तो ये भी मध्य प्रदेश से है, टीकमगढ़ से, और दूसरा प्रोटेम स्पीकर 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तो प्रोटेम स्पीकर इन्हीं को बनाया गया था। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। याद रखिएगा, इससे पहले ये मंत्रालय मध्य प्रदेश के ही एक व्यक्ति के पास थे, उनका नाम था थावर चंद गहलोत। हालांकि बाद में वो राज्यपाल बना दिए गए और वो पद उनको छोड़ना पड़ा मंत्री का। तो वो जो मंत्रालय था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बना दिया गया, यानी ये भी मध्य प्रदेश से होगा, है ना। फिर श्री नारायण तातू राणे, इनके पास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है ना। फिर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, ये असम से आते हैं। असम में जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनके पहले मुख्यमंत्री यही होते थे, अब इनको केंद्र में बुला लिया गया है। इनको पत्तन मतलब बंदरगाह,
पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय इनको दिया गया है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय, याद रखिए सरकार आयुष पर बहुत बल दे रही है। आयुष मतलब आयुर्वेद, यूनानी, योग, सिद्धा और होम्योपैथी, इन पांचों शब्दों को जोड़ दे तो आयुष हो जाता है। आयुष मंत्रालय भी किसके पास है? तो श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के पास। अगर हम और आगे बढ़े तो श्री अश्वनी वैष्णव जी, जो हाल ही में रेल मंत्री बने हैं, इनके पास रेल मंत्रालय है। इनके पास संचार मंत्रालय भी है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री भी इनके पास है। इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी आपकी 9th यूनिट में काम आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक की जो है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री किसके पास है? तो उन्हीं के पास है जिनके पास रेल मंत्रालय है, यानी कि श्री अश्वनी वैष्णव। तो 3 पोर्टफोलियो इनके पास है। फिर किरण रिजिजू जी, तो बता दूं ये अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, खूब चर्चा में रहते हैं ये भी, और इनके पास मंत्रालय है विधि एवं न्याय, कानून एवं न्याय मंत्रालय है इनके पास में। फिर अगर हम बात करें श्री राजकुमार सिंह जी की, तो इनके पास बिजली मंत्रालय है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। देखो पीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत सरल तो नहीं पूछेगा, गृह मंत्री तो नहीं पूछेगा, वित्त मंत्री तो नहीं पूछेगा, सभी जानते हैं। वो कुछ ऐसे टॉपिक्स लेगा जो बच्चों को मालूम होना चाहिए, जो वर्तमान में ट्रेंडिंग है, जैसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ये सबको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है और इसके प्रभारी मंत्री कौन है। तो श्री राजकुमार सिंह इसके प्रभारी मंत्री हैं। और ऊर्जा से याद रखोगे बिजली मंत्रालय भी इनके पास है ना। फिर आपको याद रखना है श्री पशुपति कुमार पारस, इनके पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। यहां से क्या याद रखोगे, ये पहले हरसिमरत कौर जी के पास था, जिन्होंने फिर एनडीए और सरकार दोनों से खुद को अलग कर लिया, वरना कैबिनेट में 3 लेडी होती थी, अभी 2 लेडी बची हैं। पशुपति कुमार पारस। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2019 में जब मोदी जी और उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने एक नया मंत्रालय बनाया। सहकारिता मंत्रालय तो 1 साल बाद बनाया चुनाव के सरकार बनने के, लेकिन तुरंत जो मंत्रालय बना था वो था जल शक्ति मंत्रालय, ताकि लोगों के घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाया जा सके। और ये प्रभार किसको दिया गया? राजस्थान से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। तो जल संसाधन मंत्री भी आपको याद रखना है, जल शक्ति मंत्री भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है हरदीप पुरी जी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये कि इनके पास एक पोर्टफोलियो तो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, है ना, प्रकृति की जगह प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। और दूसरा आवास एवं शहरी विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है नीचे वाला? क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो 6 बार स्वच्छता में प्रमुख आया है, वो जो स्वच्छता रैंकिंग है वो इसी मंत्रालय द्वारा जारी होती है। देखो शहरी कार्य, शहर मतलब नगरीय क्षेत्र है इंदौर, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। और हमको बार-बार जो अवार्ड मिले हैं वो किसके द्वारा मिले हैं? इंदौर को हरदीप सिंह पुरी की। और इससे एक बात और बता देते हैं आपको, अच्छी बात बता दूं कि आपको शायद मालूम ना हो, जब हम रेल की बात करते हैं, ट्रेन की, तो वो रेल मंत्रालय के दिन आती है। लेकिन मेट्रो कभी पूछ ले फ्री में, मेट्रो जो है 2 बन रही है हमारे यहाँ इंदौर और भोपाल में, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सामान्यतः हम यही मान के चलेंगे कि रेल मंत्रालय ही इनको डील करता होगा, नहीं, इनको डील करता है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। क्योंकि मेट्रो गांव में नहीं चलती, वो देश को नहीं, केवल शहरी क्षेत्र में, वो देश को जोड़ने का काम नहीं करती, वो शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक के लोड को कम करने के लिए बनाई जाती है। इसलिए जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? शहरी कार्य मंत्रालय की। तो मेट्रो शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसके प्रमुख है हरदीप सिंह पुरी। और यही वो पोर्टफोलियो है जो स्वच्छता रैंकिंग जारी करता है, जिसमें हमको इंदौर को 6 बार टॉप पर आने का मौका मिला, है ना। ये सारे मंत्रियों की बात हो गई। अगर हम और आगे बढ़े तो श्री मनसुख मांडविया जी, ये कोविड के समय स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। याद रखिएगा, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा साहब, और आप जानते हो जेपी नड्डा जी अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं और पार्टी को लीड कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और उनका प्रभार किसको दे दिया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसको दे दिया गया? मनसुख एल मांडविया जी को। इसके अलावा रसायन एवं उर्वरक, है ना, जो केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री होती है, वो भी किसके पास है? मांडविया जी के पास में है। श्री भूपेंद्र यादव जी, याद रखिएगा, यहीं से बनते हैं क्वेश्चन।
क्योंकि पर्यावरण चर्चा में रहने वाला विषय है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनके पास है श्रम एवं रोजगार। हालांकि श्रम और रोजगार पर क्वेश्चन पूछने से सरकारें बचती हैं, लेकिन फिर भी याद रखना है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भूपेंद्र यादव जी के पास है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी किसके पास है? आप कह सकते हो भूपेंद्र यादव जी के पास। फिर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम सूक्ष्म, अभी यहां देख लीजिएगा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, जो छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, मध्यम स्तर के उद्योग होते हैं, वो किसके पास थे? श्री नारायण तातू राणे के पास। लेकिन भारी उद्योग की बात करें, हैवी इंडस्ट्री की, जैसे बीएचईएल है, सेल है, गेल वगैरह सेल है, और जो हमारे नवरत्न और महारत्न वाली कैटेगरी के, आसान भाषा में बोले तो ये मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय श्री पुरुषोत्तम रूपाला के पास है। फिर अगर हम बात करें संस्कृति मंत्रालय की, पर्यटन मंत्रालय की, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की, तो ये किसके पास है? श्री जी किशन रेड्डी, जे किशन रेड्डी के पास ये तीन मंत्रालय हैं, संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। फिर अनुराग ठाकुर के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, और युवा कार्य खेल मंत्री भी ये है। तो खेल मंत्री, युवा मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री इस समय अनुराग ठाकुर जी है। इसके अलावा राव इंद्रजीत की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, यानी वो मंत्रालय जिसके अधीन सीएसओ वगैरह आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, जो सर्वे और गणना वगैरह का काम करते हैं, राष्ट्रीय आय वगैरह की, तो उसके लिए जो पोर्टफोलियो है, मंत्रालय है, नोडल एजेंसी है, वो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जो श्री राव इंद्रजीत सिंह के पास है। और योजना मंत्रालय, योजना वगैरह बनाई जाती है, उसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया है, वो भी किसके पास है? श्री राव इंद्रजीत सिंह के पास। फिर हम बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो इनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और भू वैज्ञानिक मंत्रालय है, ठीक है। तो इस प्रकार पूरी मंत्री परिषद की बात तो नहीं, लेकिन कैबिनेट की बात करें तो ये सब कैबिनेट मंत्री हैं। इसमें मैंने कुछ चीजें बताई हैं जो आपको याद रखना है, जैसे 2 फेवरेट 4 याद रखना है, 2 लेडी जो कैबिनेट में उनकी बात याद रखना है, पशुपालन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नवीकरण ऊर्जा, ऐसे विषयों को याद रखना है। पर्यावरण मंत्रालय, जहां से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपसे गृह मंत्री और वित्त मंत्री पूछ रहे, लेकिन वर्तमान में चलने वाले ट्रेंड वाली चीजें आ सकती है ना। इसके अलावा इसी में एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे हम, सभी राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। बिल्कुल संक्षेप में एक एक बार पढ़ते जाएंगे और आपको आप साथ साथ दोहराते जाना तो आपको तैयार हो जाएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश, राजधानी है ईटानगर, आप जानते ही हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है केटी परनाइक और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री याद रखना है, राज्यपाल भी याद रखना है। मुख्यमंत्री तुलनात्मक तौर पर जल्दी याद हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा चर्चा में रहते हैं, बातचीत होती रहती है। राज्यपाल मध्य प्रदेश और आसपास राज्यों के तो ठीक है, हम याद कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट या साउथ में थोड़ी दिक्कत आती है, तो राज्यपाल को बार बार पढ़ना है, मुख्यमंत्रियों को बार बार देखना है, वो देखने से भी याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे ही होंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुछ समय पहले ही चुनाव हुए हैं, राजधानी है अगरतला। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं और माणिक शाह दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले भी ये मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए रहे थे। फिर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं और नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक बात और बता दूं, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं, 7 सिस्टर और सिक्किम, यहाँ या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी सहयोगी दल के तौर पर है ना। फिर मणिपुर, मणिपुर अभी गंभीर हिंसा के मामले देख रहा है, हालांकि अब तक आपका पेपर बन गया होगा, प्रिंट हो रहा होगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मणिपुर से क्वेश्चन जरूर आता अगर परीक्षा थोड़े और आगे होती तो मणिपुर से याद रखना। राजधानी है इम्फाल। और अनुसुईया उइके, ये याद रखना, छत्तीसगढ़ से हैं, ये आप याद रख सकते हो, ये राज्यपाल है यहाँ की, ये बीजेपी की बड़ी नेता भी रह चुकी हैं। और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
फिर अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम भी खूब चर्चा में रहता है, म्यांमार से लगा हुआ है, म्यांमार में सैन्य शासन है, तो उसके चलते में भी के चलते यहाँ की सिक्योरिटी पर विशेष काम किया जा रहा है। और हरि बाबू कम्मपति यहाँ के राज्यपाल है और जोरमथंगा जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। फिर बात करें असम की, असम आपको याद रखना है साल भर ट्रेंड में रहा है, राजधानी आप सब जानती हो दिसपुर है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं और इंपॉर्टेंट है यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, बहुत चर्चा में रहते हैं, इनको सेकंड योगी भी कहा जाता है। ये पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए और फिर बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है। फिर बात करें मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी शिलांग और फग्गू चौहान जी यहाँ के राज्यपाल हैं और कॉनराड संगवा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पिछले वीडियो मैंने बताया भी था कि नॉर्थ ईस्ट की पहली और अभी तक एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला, वो है एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। उनकी स्थापना इनके पिताजी ने की थी, पीए संगमा साहब ने। अब वो तो है नहीं, तो उनके बेटे उस पार्टी को लीड कर रहे हैं और उसी की सरकार है मेघालय में। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, मेघालय में सरकार किसकी है? एनपीपी की, बीजेपी सहयोगी दल है, नेशनल पीपल पार्टी। और मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा जी। इसके अलावा आता है सिक्किम। सिक्किम गंगटोक इसकी राजधानी है और लक्ष्मण आचार्य यहाँ राज्यपाल है और प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। यहां से मुख्यमंत्री एक आते थे पवन चामलिंग, जो 25 साल से भी ज्यादा मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री आए उनका नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। तो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए। और आगे बढ़े हम लोग, तो देखो हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला क्लियर है। शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के कौन हो जाएंगे? यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख। अभी हाल ही में चुनाव हुए, राहुल गांधी की जो यात्रा हुई उस दौरान जो चुनाव हुए, कांग्रेस केवल एक राज्य में सरकार बना पाई, वो था हिमाचल प्रदेश, और मुख्यमंत्री बनाया गया सुखविंदर सिंह सुख को। फिर उत्तराखंड राजधानी देहरादून, इसकी एक राजधानी गैरसैंण भी है और यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल की भूमिका में है, जबकि पुष्कर सिंह धामी यहां पर आप कह सकते हो मुख्यमंत्री है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की। पंजाब राजधानी है चंडीगढ़, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। 3 स्टेट 3 सरकार, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। फिर हरियाणा राजधानी इसकी भी चंडीगढ़ है और बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार है यहां भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ राजधानी आप जानते हो, आनंदीबेन पटेल, ये नाम आपने सुना ही होगा, मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। फिर बिहार राजधानी पटना, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ राज्यपाल की भूमिका में है, जबकि नीतीश कुमार मेरे हिसाब से 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। सरकार किसकी है? गठबंधन सरकार है, उसमें जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड जिससे नीतीश कुमार आते हैं, उसमें आरजेडी है, लालू जी की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और उसमें कांग्रेस भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कुछ और छोटे छोटे सहयोगी दल हैं। यहां गठबंधन सरकार है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। फिर बात करें झारखंड की, राजधानी रांची है, धोनी यहीं से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन यहां राज्यपाल की भूमिका में है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, यहां भी गठबंधन सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की। फिर पश्चिम बंगाल, ये भी सुर्खियों में रहने वाला राज्य है, ठीक है। कोलकाता राजधानी है, सीवी आनंदम बोस यहां राज्यपाल हैं। इनसे पहले थे श्री जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हो गए हैं। और यहां है ममता बनर्जी, याद रखिएगा, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भारत में। कुछ साल पहले 4 होती थी, जम्मू कश्मीर में महबूब मुफ्ती बनी, तमिलनाडु में जयललिता जी, पश्चिम में राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जी, पूर्व में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। लेकिन फिलहाल भारत में एक ही महिला मुख्यमंत्री है और उनका नाम ममता बनर्जी। इनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1998 में हुई, तब से यही उसकी अध्यक्ष और प्रमुख है, और जब से सरकार बनी है यही सरकार की मुख्यमंत्री है। फिर ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर है, प्रोफेसर गणेशी लाल
यहाँ राज्यपाल की भूमिका में है, जबकि नवीन पटनायक जी ये भी एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और शायद मेरे हिसाब से तीसरा कार्यकाल है इनका। और इनके इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। तो यहां सरकार है बीजू जनता दल की, यहां टीएमसी की थी, और उसके पहले तो है ना गठबंधन सरकार थी। अगर हम आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश आपका और मेरा प्रदेश, राजधानी हमारी राजधानी भोपाल। श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हमारे माननीय राज्यपाल जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, है ना। तो ये तो आपको लगभग मालूम ही होगा। फिर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, जो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, राजधानी है रायपुर। बीवी हरिचंद्रन यहाँ राज्यपाल की भूमिका में है, जबकि भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में किसकी है आप जानते ही है ना। फिर राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर है। कलराज राज्यपाल की भूमिका में। अशोक गहलोत जी इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, ये हमारे पड़ोसी राज्य भी है। फिर बात करें गुजरात की, ये भी हमारा पड़ोसी राज्य है, राजधानी गांधीनगर है। श्री आर देवव्रत यहाँ राज्यपाल की भूमिका में है, जबकि वहां सबसे बड़ा समुदाय पटेल समुदाय, उसी समुदाय से आते हैं भूपेंद्र पटेल, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। फिर महाराष्ट्र, ये भी हमारा पड़ोसी राज्य है, राजधानी आप जानते हैं मुंबई। यहाँ रमेश बैस राज्यपाल हैं, जबकि हाल ही में शिवसेना के टूटने के बाद जो मूल शिवसेना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मूल शिवसेना माना, वो और बीजेपी गठबंधन से सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। यानी यहाँ गठबंधन सरकार है शिवसेना और बीजेपी। शिवसेना कौन सी? शिंदे वाली, एकनाथ शिंदे वाली। फिर बात करें कर्नाटक, जहां आज चुनाव होने 10 तारीख है आज, है ना। बंगलुरु इसकी राजधानी है। थावरचंद गहलोत, अभी बात की थी मैंने, मध्य प्रदेश से हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, मंत्रालय इनके पास था। इनको फिर राज्यपाल बनाया गया कर्नाटक का, और वो मंत्रालय किसको मिल गया? मध्य प्रदेश से ही बीरेन खटीक जी को, बीरेन सिंह जी को। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब वो हैं 13 तारीख को परिणाम आएंगे, परिणाम क्या होते हैं, अगले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पेपर बन चुका है, उस समय तक तो कौन थे? बसवराज बोम्मई जी थे। फिर बात आती है गोवा, भारत का एक छोटा और सुंदर राज्य, पणजी इसकी राजधानी है, और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं, जबकि प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में और गोवा में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। फिर आती है बात केरल की, राजधानी है तिरुअनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ राज्यपाल की भूमिका में है, जबकि पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, पिछली वीडियो में बता दिया है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसकी यहां पर सरकार है। फिर बात करें तमिलनाडु की, चेन्नई इसकी राजधानी है। आर एन रवि राज्यपाल की भूमिका में है, जबकि एम के स्टालिन यह मुख्यमंत्री हैं। और किस पार्टी की सरकार है? तो डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, जो एक प्रमुख पार्टी है, एक एआईडीएमके है, वो विपक्ष में है और डीएमके सत्ता में है। फिर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, है ना। पहले जब ये जॉइंट था तेलंगाना साथ में तो हैदराबाद होती थी, अभी विशाखापट्टनम है। एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं, और जगमोहन रेड्डी, याद रखना जगमोहन रेड्डी भी चर्चा में रहते हैं, है ना, एक युवा मुख्यमंत्री हैं, और इनकी पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस। कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी बनी थी, वाईएसआर कांग्रेस, है ना। फिर आता है तेलंगाना, इसकी राजधानी है हैदराबाद, और तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं, एक महिला है, याद रखना है आपको, है ना। तो एक आनंदीबेन पटेल हो गई, एक तमिलसाई सुंदरराजन हो गई, और मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। इनकी पार्टी पहले टीआरएस थी, अब हो गई है बीआरएस। टीआरएस मतलब तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसका नाम चेंज करके इन्होंने अभी करंट अफेयर का मामला है, 2-3 महीने पहले बीआरएस कर दिया है, क्योंकि इनका मानना है अभी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएंगे। तो भारत राष्ट्र समिति पहले टीआरएस होती थी, है ना। अभी बात करें तो अब आ गए हमारे क्या, यूनियन टेरिटरी। हमने सारे बात कर ली किसकी, सारे राज्यों की बात कर ली। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अभी हाल ही में 2 नए यूनियन टेरिटरी बने हैं,
जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए। जम्मू कश्मीर की राजधानी दो है, श्रीनगर और जम्मू। और यहां मुख्यमंत्री तो नहीं होंगे, यहां पर उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। इसी प्रकार लद्दाख की बात करें तो लेह इसकी राजधानी है और बीडी मिश्रा जी यहां पर उपराज्यपाल हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख अभी हाल ही में बनी यूनियन टेरिटरी है तो चर्चा में है। ठीक है। फिर दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है किंतु यहां विधानसभा भी है। राजधानी नई दिल्ली। विजय कुमार सक्सेना यहाँ उपराज्यपाल हैं, जबकि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर विधानसभा की 70 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के समान ही एक और यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है और जो तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना के क्या कह सकते हैं राज्यपाल थी, उनको ही यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। और याद रखिएगा एन रंगास्वामी यहां पर कौन है, मुख्यमंत्री हैं। तो दो यूनियन टेरिटरी ऐसे हो गए जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। दिल्ली में केजरीवाल साहब और पुडुचेरी में रंगास्वामी साहब, है ना। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहां पर उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। ये आपको याद रखना है ना। फिर बात करें चंडीगढ़ की, तो जो चंडीगढ़ है राजधानी तो चंडीगढ़ ही रहेगी, है ना, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है अपने आप में। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पर प्रशासक हैं। ठीक है। अमूमन चंडीगढ़ में वही प्रशासक होता है, इसको मुख्य आयुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य आयुक्त। जो पंजाब का राज्यपाल होता है उसी को ये प्रभार दे दिया जाता है। याद रखिएगा दादर और नागर हवेली और दमन और दीप ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी। 2020 में 26 जनवरी 2020 को इनको एक कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और राजधानी क्या है, दमन। और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं, है ना। चूंकि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर कोई विधानसभाएं तो है नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक प्रतिनिधि भेजती है और वो कौन है, प्रफुल्ल पटेल। इसी प्रकार आखिरी हमारे पास जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। यहाँ भी इसकी राजधानी है कवरत्ती और यहां पर भी वही प्रशासक हैं जो दमन दीप और दादर नागर हवेली में है, जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। तो इस प्रकार हमने आज सभी राज्यों की राजधानी, उनके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जितने वैधानिक निर्णय थे सुप्रीम कोर्ट के वो और कैबिनेट देख ली। तो इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी और कुछ नई चीज हो तो आप उसको जोड़ सकते हो। और इनको अगर आप पढ़ के जाते हो तो संभव है कि यहां से एक या दो क्वेश्चन मिले, स्पेशली वैधानिक निर्णयों से, क्योंकि ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं वो एकदम महत्वपूर्ण है। वो हमने आपको एक जगह उपलब्ध करा दिए हैं। आपकी जिम्मेदारी है आप उन्हें पढ़ें और उनके आधार पर आप प्रश्नों को सही करें। हमारी शुभकामना है कि आप बेहतर से बेहतर करें और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मेंस लिखें और साक्षात्कार दें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।